ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर व सुखन। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी अयूब। शेर व सुखन एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम, डीडी उर्दू का ख़ुसूसी प्रोग्राम, जिसमें हम बात करते हैं किसी शायर की और बात करते हैं उसकी शायरी की। हम शख्सियत के कुछ पहलुओं पे भी बात करते हैं, कुछ जाने अनजाने पहलुओं पे हम खूबसूरत कलाम सुनते हैं। वो कलाम जिसे शायद मौसीक़ी की धुनों में आपने पहले न सुना हो। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे ज़फ़र गोरखपुरी की। गोरखपुर मशरिक़ी उत्तर प्रदेश का एक तारीख़ी शहर, फ़िराक़ गोरखपुरी का शहर, प्रोफ़ेसर रघुपत सहाय फ़िराक़ गोरखपुरी, प्रोफ़ेसर मजनू गोरखपुरी का शहर, हिंदी गोरखपुरी और इबरत गोरखपुरी का भी शहर है। ये बाबा गोरखनाथ की धरती है। एक तरफ गौतम बुद्ध और दूसरी तरफ कबीर विराजमान है। इसी धरती ने उर्दू शेर व अदब को ज़फ़रुद्दीन नाम का एक शख्स दिया, जो मुंबई पहुंचकर ज़फ़र गोरखपुरी के नाम से इल्म से फ़िल्म तक अपनी कामयाबी के वो तमाम रिकॉर्ड कायम किए जो अनमिट हैं। ज़फ़र गोरखपुरी ने गज़लें कहीं, नज़में कहीं, गीत लिखे, दोहे लिखे, तमाम असनाफ़े सुखन में तबाज़माई की है। ज़फ़र गोरखपुरी के मजमूए पसंद किए गए। ज़फ़र गोरखपुरी का कलाम मौसीक़ारों ने अपनी धुनों से सजाया, गुलकारों ने उसे आवाज़ दी है। गोरखपुर के बांस गांव में, एक छोटे से गांव में पैदा हुए ज़फ़र साहब। प्रारंभिक पढ़ाई, प्राइमरी तक की पढ़ाई उन्होंने अपने गांव में पूरी की। फिर उनके पिता मुंबई में, जो तब बम्बई होता था, वहां काम करते थे, पिता के पास चले गए। वहीं रहते हुए थोड़ी बहुत पढ़ाई की और वहां स्कूल में अध्यापक हुए। वहीं पर जो अदब की दुनिया है उसके संपर्क में आए, शायरों के संपर्क में आए और लिखना शुरू किया। पहली बार फ़िराक़ गोरखपुरी के पास कह सकते हैं आप, या फ़िराक़ गोरखपुरी से उनकी मुलाकात एक मुशायरे में हुई, जहां पर इन्होंने पहली बार मुशायरा पढ़ा था और फ़िराक़ साहब ने इनकी खूब तारीफ़ की और कहा कि यह लड़का बहुत आगे जाएगा, बड़ा शायर बनेगा। यह भी एक बड़ा संयोग है जिस पर शायद लोगों की निगाह नहीं गई है कि फ़िराक़ साहब और ज़फ़र साहब दोनों के नाम में ही सिर्फ गोरखपुरी नहीं है, बल्कि गोरखपुर में भी एक ही हिस्से बांसगांव से दोनों आते हैं। दोनों की ज़मीन एक है, गांव भी आसपास हैं दोनों के। और फ़िराक़ साहब के पिता मुंशी गोरख प्रसाद इबरत, जो प्रेमचंद के दोस्त थे, वो भी बड़े शायर थे उस दौर के। बांसगांव की ज़मीन यानी गोरखपुर में भी आप देखें तो बड़ी जरखेज़ ज़मीन है, बड़ी उर्वर ज़मीन है वो। और वहाँ पर बाद के दौर में हिंदी के एक बड़े नक्काद परमानंद श्रीवास्तव उसी अंचल से आते हैं। और पूरी तरह गोरखपुर को देखें तो 1935 में ज़फ़र साहब पैदा हुए। यह वह दौर है जब उर्दू के महान नक्काद मजनू गोरखपुरी गोरखपुर में होते थे। बाद के दौर में वो अलीगढ़ आए और फिर पाकिस्तान चले गए, लेकिन उस दौर में वो गोरखपुर में थे। और आज भी उर्दू में जो आलोचना की दुनिया है, क्रिटिसिज्म की दुनिया है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, वो मजनू गोरखपुरी के बिना पूरी नहीं हो सकती है। एक मामूली परिवार में ज़फ़र साहब, ज़फ़रुद्दीन नाम था उनके बचपन का, बेदौली नाम का गांव है उनका, आज भी है वो गांव। और गोरखपुर के लोगों को इस बात की प्रसन्नता है
कि ज़फ़र साहब ने गोरखपुर से निकलकर सिर्फ जो गंभीर साहित्य की दुनिया है उसी में नाम नहीं किया, बल्कि जो लोकप्रिय साहित्य संस्कृति की दुनिया है, सिनेमा की दुनिया है, उसमें भी बड़ा मकाम हासिल किया। इश्क में क्या क्या मेरे जुनू की न बुराई लोगों ने, इश्क में क्या क्या मेरे जुनू की न बुराई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया कुछ आग लगाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया कुछ आग लगाई लोगों ने। ये खूबसूरत कलाम है ज़फ़र गोरखपुरी का। आइए मौसीकी के उस धुन के साथ सुनते हैं जिसे खुसूसी तौर पे डीडी उर्दू ने आपके लिए तैयार किया है। इश्क ने क्या क्या मेरे जुनू की न बुराई लोगों ने, इश्क ने क्या क्या मेरे जुनू की न बुराई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने, इश्क ने क्या क्या मेरे जुनू की न बुराई लोगों ने, इश्क ने क्या क्या। हम ही उनको बाम पिलाए और हम ही महरूम रहे, हम ही उनको बाम पिलाए और हम ही महरूम रहे, पर्दा अपने नाम से उठा आँख मिलाए लोगों ने, पर्दा अपने नाम से उठा आँख मिलाए लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया कुछ आग लगाई लोगों ने, इश्क में क्या क्या मेरे जुनू की न बुराई लोगों ने, इश्क में क्या क्या। लोगों ने अरमान निकाले हमें ही बिगड़ी राह सुनाई, लोगों ने अरमान निकाले हमें ही ना बिगड़ी राह सुनाई, हमको ज़फ़र कल शेख समझ कर खूब पिलाए लोगों ने, हमको ज़फ़र कल शेख समझ कर खूब पिलाए लोगों ने, इश्क में क्या क्या मेरे जुनू की न बुराई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया कुछ आग लगाए लोगों ने, इश्क में क्या क्या मेरे जुनू की न बुराई लोगों ने, की न बुराई लोगों ने, की न बुराई लोगों ने। मुंबई की चकाचौंध भरी ज़िंदगी में
ज़फ़र गोरखपुरी ने अपने गांव को हमेशा याद रखा, गांव की सोंधी मिट्टी को याद रखा। यही वजह है कि ज़फ़र की शायरी में गांव की सोंधी मिट्टी की खुशबू मिलती है, राप्ती के किनारे की जो मिट्टी है उसकी खुशबू मिलती है। ज़फ़र गोरखपुरी ने छोटे बड़े इंसानों की तमीज़ को मिटाने का काम किया। ज़फ़र गोरखपुरी ने गज़लें कहीं, नज़में कहीं, गीत लिखे, लेकिन उनका एक बड़ा कारनामा दोहों के हवाले से है। उर्दू में जब भी दोहा निगारी की बात आएगी तो जमीलुद्दीन आली, भगवान दास एजाज, निदा फाजली और ज़फ़र गोरखपुरी का नाम ज़रूर लिया जाएगा। एक आम आदमी की जिसे ज़बान कहते हैं, उस ज़बान में शायरी का शऊर पैदा किया था ज़फ़र साहब ने। फ़िराक साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में ही कहा था, वो उनके आर्काइव में है दूरदर्शन के, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब्जी बेचने वाले की ज़बान में शायरी करके दिखाओ, तब माने ना कि महान शायरी है। पढ़े लिखे लोगों की भाषा में शायरी का क्या मतलब है? यह मुल्क, इस मुल्क की जनता जो भाषा जानती है उस भाषा में शायरी करो। तो ज़फ़र गोरखपुरी ने उस भाषा में शायरी की जिस भाषा को इस देश का किसान बोलता है, मजदूर बोलता है, इस देश का एक सामान्य काम करने वाला श्रमिक बोलता है, जो मैकेनिक है वो बोलता है, हमारे और आप जैसे तमाम लोग जो जीवन जीते हैं उसमें जिस भाषा में बोलते हैं, प्रेम व्यवहार रखते हैं, ज़फ़र साहब ने उस भाषा में महान शायरी संभव की। जब मैं महान कह रहा हूँ तो बिल्कुल सचेत होकर कह रहा हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ना, और अपने उनके पूरे जीवन में जब आप जाएंगे और देखेंगे तो कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत हड़बड़ी होती है, और ज़फ़र साहब जिस दौर में पैदा हुए और जिस दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया, वो हड़बड़ी का दौर भी नहीं था। आप देखें, आज़ादी से पहले वो पैदा होते हैं, करीब करीब 12 वर्ष के हैं जब हमारा मुल्क आज़ाद होता है, और उसके बाद वो कविता की दुनिया में आते हैं, शायरी की दुनिया में आते हैं, और हर तरह की शायरी करते हैं। इस मामले में भी फ़िराक साहब को ही उन्होंने उद्धृत किया है एक जगह, कि फ़िराक साहब ने कहा था कि लिखने पढ़ने वालों का कोई संगठन नहीं होता है, लिखने वाले को आज़ाद ख्याल होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, उसके दिमाग को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, खुले दिमाग का होना चाहिए उसको, प्रोग्रेसिव से उनका आशय यह रहा। तो ज़फ़र साहब ने इस बात का एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन भर पालन किया, और बड़ी कद्र थी उनकी। लोग मुशायरों में भी बुलाते थे, और जो किताबें हैं जो जिसको हम लोग कहते हैं कि छपी हुई दुनिया साहित्य की, उसमें भी उनकी बहुत इज्जत थी। मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए, मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए बन गई है मसला सारे ज़माने के लिए। यह खूबसूरत शायरी है ज़फ़र गोरखपुरी की। मेरी छोटी सी कोशिश तुझे पाने के लिए, मेरी छोटी सी कोशिश तुझे पाने के लिए बन गई है मसला सारे ज़माने के लिए। मेरी छोटी सी कोशिश तुझे पाने के लिए बन गई है मसला सारे ज़माने के लिए। मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझे पाने के लिए, मेरी छोटी सी।
आसमां ऐसा भी क्या खतरा था दिल की आग से। आसमां ऐसा भी क्या खतरा था दिल की आग से। इतनी बारिश एक शोले को बुझाने के लिए, इतनी बारिश एक शोले को बुझाने के लिए बन गई है मसला सारे जमाने के लिए। मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझे पाने के लिए, मेरी छोटी सी। मैं ज़फ़र बिकता रहा, मैं ज़फ़र ता ज़िंदगी बिकता रहा परदेस में। मैं ज़फ़र ता ज़िंदगी बिकता रहा परदेस में। अपनी घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए, अपनी घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए बन गई है मसला सारे जमाने के लिए। मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझे पाने के लिए, तुझे पाने के लिए, तुझे पाने के लिए। ज़फ़र गोरखपुरी एक तरफ रसाइल में छपते और पसंद किए जाते थे, मुशायरों में मकबूल थे, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के तमाम मुमताज़ गुलकारों ने ज़फ़र गोरखपुरी का कलाम अपनी आवाज़ में गाया। 5 उनके संग्रह प्रकाशित हुए उनके जीवन में, और अंतराल पर एक कह सकते हैं कि वक्फा जो है वो उनके बीच में है। पहला जो उनका संग्रह आया 1962 में आया, तेशा नाम का संग्रह था वो, तेशा नाम से वो संग्रह आया 1962 में। जो दूसरा संग्रह आया वो 13 वर्ष बाद 1975 में आया। आप देखें, अंतराल देखें कि कोई हड़बड़ी नहीं है, 12 से 13 वर्ष का अंतर है। एक जो कलेक्शन आता है और अगला कलेक्शन आता है, और वो वादिये संग नाम से वो आया। फिर जो तीसरा आया वो लगभग 11 वर्ष बाद 1986 में वो उनका संकलन आया, और वो संकलन जो था वो गोखरू के फूल। आप देखिए, नाम भी अगर देखिएगा इस शायर के जो कलेक्शंस हैं, उनके कलेक्शन के नाम देखिएगा तो लगेगा कि कितना धरती से जुड़ा आदमी है, कितना जमीन से जुड़ा आदमी है ये। कोई वायवीय नाम नहीं है, कोई चमकाने का उद्देश्य नहीं है कि कोई बड़ा चमकदार सा नाम रख दें कि कोई एकदम सुनते ही एकदम कह रहे क्या कर दिया। एकदम हम और आप जिस तरह सोचते हैं उस तरह की बात लेकर के ये आदमी आता है हमारे पास। चरागे चश्मे तर एक ही वर्ष बाद यह संग्रह आया 1987 में, और फिर एक लंबा वक्त है उनके अगले संग्रह के आने में। 2009 में हल्की ठंडी ताज़ा हवा नाम से उनका संग्रह आया, कलेक्शन आया। आर पार का मंजर नाम से 1997 में देवनागरी में
अक्सर लोग लिख देते हैं हिंदी में, मैं इसको कहूँगा कि देवनागरी स्क्रिप्ट में उनका एक कलेक्शन आया कि जो बड़े लोग जो नस्तालिक नहीं पढ़ सकते, पर्शियन स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते, वो लोग उसको पढ़ें, और लोगों ने पढ़ा। बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखा और उसका भी एक कलेक्शन उनका छपा हुआ है नाच री गुड़िया नाम से। ये भी 1997 में ही प्रकाशित हुआ था। और एक ऐसा शायर ज़फ़र गोरखपुरी जो किसी एक विधा का शायर नहीं है, बहुत अच्छी गज़लें कहीं, बहुत अच्छी नज़में कहीं, बहुत अच्छे दोहे कहे, कव्वालियाँ लिखीं, सिनेमा के नगमे लिखे, यानी कि एक बड़ा विस्तार। छोटी प्रतिभा बड़ा विस्तार कभी नहीं कर सकती है। छोटी प्रतिभा कहीं कहीं चमक दिखाकर चली जाती है। यह बड़ी प्रतिभा के ही बूते की बात होती है कि वह अलग अलग इलाकों में जाकर भी अपनी रोशनी पैदा कर देती है, फैला देती है चारों तरफ। रोशनी परछाई पैकर आखिरी, रोशनी परछाई पैकर आखिरी, देख लो जी भर के मंजर आखिरी। छोटी बहर में गज़ल कहना हमेशा मुश्किल काम होता है, लेकिन ज़फ़र गोरखपुरी जो कि उस्ताद शायर थे, शायरी पे उबूर था, इसलिए वो तवील बहरों में भी उतने ही कामयाब हैं जितनी छोटी बहरों की गज़ल में कि रोशनी परछाई पैकर आखिरी, देख लो जी भर के मंजर आखिरी। आइए ये खूबसूरत कलाम सुनते हैं। रोशनी परछाई पैकर आखिरी, रोशनी परछाई पैकर आखिरी, देख लो जी भर के मंजर आखिरी, देख लो जी भर के मंजर आखिरी, रोशनी परछाई पैकर आखिरी, रोशनी परछाई। मुजरिम आईने के सामने, दोनों मुजरिम आईने के सामने, पहला पत्थर हो के पत्थर आखिरी, पहला पत्थर हो के पत्थर आखिरी, रोशनी परछाई पैकर आखिरी, रोशनी परछाई। ये भी टूटा तो कहाँ जाएंगे हम, ये भी टूटा तो कहाँ जाएंगे हम, एक तस्वीर ही तो घर है आखिरी, एक तस्वीर ही तो घर है आखिरी, रोशनी परछाई पैकर आखिरी। दिल मुसलसल जख्म चाहे
सफर मद सनि सग सनि सदनि मदनि स मदनि स मदनि स दिल मुसलसल जख्म चाहे है जफर और उसके पास पत्थर आखिरी और उसके पास पत्थर आखिरी रोशनी पर छाई पैकर आखिरी देख लूं जी भर के मंजर आखिरी रोशनी पर छाई पैकर आखिरी रोशनी पर छाई पैकर आखिरी आखिरी ज़फ़र ज़िंदा रहूँगा मैं हमेशा इस ताल्लुक़ से, ज़फ़र ज़िंदा रहूँगा मैं हमेशा इस ताल्लुक़ से कि मेरा अहद मेरी शायरी में सांस लेता है। सच बात यह है कि ज़फ़र गोरखपुरी ज़िंदा हैं और ज़फ़र गोरखपुरी ज़िंदा रहेंगे क्योंकि हमारा अहद उनकी शायरी में सांस लेता है। आज हमने ज़फ़र गोरखपुरी पे बात की। उम्मीद है हमारे दीगर प्रोग्राम की तरह ये एपिसोड भी आपने पसंद किया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजते रहें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक बड़ी शख्सियत के साथ, एक मुमताज़ शायर के साथ, खूबसूरत कलाम के साथ। तब तक शफ़ी अय्यूब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल